नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन की बात करें, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए बंगाल का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी उड़ीसा का, ऑप्शन डी असम का। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इसका प्राचीन नाम एक और है जिसकी बात करें हम, प्राग प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिष ज्योतिषपुर प्राग ज्योतिषपुर कहे या फिर क्या कहे, असम कहे या फिर कामरूप कहे, बात एक ही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो किसके शासनकाल में उस समय वायसराय कौन था जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? ऑप्शन ए हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी मिटो द्वितीय। तो बताएं कौन थे वायसराय उस समय? तो उस समय जो वायसराय थे वो थे अंग्रेज वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें 1916 से और 1921 तक रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, किस समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो बताएं सरोजिनी नायडू को जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था वो 1925 की बात है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और कहां पर? तो वो बात करें हम कहां पर, कानपुर अधिवेशन में। कहां पर भैया? तो कानपुर अधिवेशन में इन्हें 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो तिल और मक्का दोनों क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। जबकि चना जो है वो क्या है? रबी की फसल है। तो तिल और मक्का दोनों क्या हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। लेकिन चना क्या है? ये रबी की फसल है। रबी की फसल है। तो यहाँ पर पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है, तो ये होना चाहिए तो खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है, वो हो जाएगा चना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर पूछी कि बिहार के किस राज्य में बिहार के जो बिहार राज्य है बिहार के किस जिले में स्थित है, वो है समस्तीपुर। तो कहां पर स्थित है ये? समस्तीपुर में स्थित है। समस्तीपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मरुद्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिम नदी, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी रेगिस्तान। तो मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप की अगर हम बात करें तो मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान के मध्य में जो हरे भरे क्षेत्र होते हैं उन्हें मरुद्वीप या नखलिस्तान कहते हैं। तो उन्हें मरुद्वीप या नखलिस्तान, नख और लिस, नखलिस्तान या उन्हें मरुद्वीप कहते हैं। यानी कि राजस्थान रेगिस्तान के क्षेत्र में जो हरे भरे क्षेत्र होते हैं उन्हें मरुद्वीप या नखलिस्तान कहते हैं। तो ये रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किरगिज जनजातियों के घर कहलाते हैं? ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी युर्त, ऑप्शन सी काक, ऑप्शन डी कयाक। तो खिरजी जनजातियों के घर क्या कहलाते हैं? तो खिरगीज खिरगीज जनजातियां जो होती हैं वो मध्य एशिया में
पाई जाती हैं, यानी कि मध्य एशिया की प्रसिद्ध जनजाति है। इनके घरों को युर्त कहते हैं, इनके उर्त कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए राष्ट्र का मुखिया, ऑप्शन बी सरकार का मुखिया, ऑप्शन सी राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, वो राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। यानी कि प्रधानमंत्री की बात करें तो वो सरकार का मुखिया होता है, और राष्ट्रपति की बात करें वो राष्ट्र का मुखिया होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। ऑप्शन ए श्री सोली सोराबजी, ऑप्शन बी श्री किरीट रावल, श्री, अगर ऑप्शन सी की बात करें श्री अरुण जेटली, ऑप्शन डी की बात करें श्री हरीश सॉल्वे। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कौन है, प्रश्नकाल के 1992 यानी कि 1999 और 1902 की बात करें, 1999 1999 और 1902 की बात है। 1900 यानी कि 1999 और 2002 की बात है, 2002 की बात है। तो उस समय कौन थे भारत के सॉलिसिटर जनरल, वो थे श्री हरीश सॉल्वे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नकाल के दौरान भारत के जो प्रश्नकाल की बात है जब, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मुद्रास्फीति खालिस्तान से परिकलित होती है। तो मुद्रास्फीति से परिकलित होती है। ऑप्शन ए विदेशी आरक्षित मुद्रा, ऑप्शन बी शेयर मूल्य, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूची, ऑप्शन डी सरकार व्यय। तो मुद्रास्फीति से परिकलित होती है। तो मुद्रास्फीति की बात करें वो थोक मूल्य सूची से परिकलित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि का असामान्य तरह से कार्य करना, ऑप्शन सी ये हृदय की वृद्धि की स्थिति है, ऑप्शन डी ये गुर्दे में होने वाला एक प्रकार का विकार है। तो इससे निकट दृष्टि दोष से गुर्दे से कोई लेना देना ना तो हृदय से और ना ही थायराइड ग्रंथि से। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता बल्कि पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश का वेग है। ऑप्शन ए 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 गुणा 10 की पावर 8 मील प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 3 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो बताएं प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश के अगर हम वेग की बात करें कि प्रकाश का वेग होता है, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रकाश के, तो प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि। तो नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्यों होती है। ऑप्शन ए ये नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, ऑप्शन बी ये नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है, ऑप्शन सी ये नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ऑप्शन डी ये नीले रंग सहित सभी रंगों को प्रसारित करती है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, किसी वस्तु का रंग प्रकाश के स्रोत के रंग तथा उस वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश रंग को तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो ये नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मेसॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फोटॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ड्यूट्रॉन। तो ना तो मेसॉन होता है परमाणु में और ना ही फोटॉन होता है, ना न्यूट्रॉन होता है। इसके अंदर होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता खालिस्तान मिलीग्राम लीटर है। तो पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता कितने मिलीग्राम लीटर होती है।
ऑप्शन ए 0.01, ऑप्शन बी 0.05, ऑप्शन सी 1.0, ऑप्शन डी 2.0। तो बताएं पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमन्य सांद्रता कितनी मिलीग्राम लीटर होती है। तो पीने के पानी की बात करें तो इसके अंदर कितनी सांद्रता होती है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दी। तो पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता होती है, वो होती है 2.0। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगीन हो जाती है। तो वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगीन हो जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें कि वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगीन हो जाती है। तो अगर हम बात करें तांबा एवं जस्ता से मिलकर पीतल धातु का निर्माण होता है। तो पीतल धातु किससे बनती है, तांबा एवं जस्ता से बनती है। तांबा और प्लस जस्ता, यानी कि जस्ता बोले तो जेडन जिंक, किससे मिलकर बनती है, पीतल धातु बनती है। बल्कि इससे होता क्या है, तांबा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड यौगिक बनाते हैं और इसके कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है। तो केकड़ा किस संघ का जंतु है। ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी निडेरिया, ऑप्शन सी प्लेटेहेल्मिन्थीज, ऑप्शन डी कॉर्डेटा। प्लेटेहेल्मिन्थीज। तो बताएं केकड़ा किस समूह से संबंध रखता है। तो केकड़ा या क्रैब कहें, केकड़ा को कहते हैं क्रैब, क्या कहते हैं इसे, क्रैब कहें या फिर केकड़ा कहें। तो ये श्रेणी से संबंधित केकड़ा का शरीर, ये केकड़ा जो होता है वो संघ ऑर्थोपोडा का क्रेटेशियस श्रेणी से संबंधित है। तो केकड़ा का शरीर जो होता है, केकड़ा का शरीर काइटिन से ढका होता है और इसका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। किस किस में, सिर, गला और उदर में, यानी कि सिर में और गला और उदर इन 3 भागों में इसका शरीर क्या होता है, बटा होता है। तो ये किससे संबंधित है, ये कॉर्डेटा संघ का जंतु है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया, टीनिया को कहते हैं टैपवॉर्म। फैसियोला, फैसियोला होता है लिवर फ्लूक, किस संघ के उदाहरण है। तो टीनिया और फैसियोला किस संघ के उदाहरण है। ऑप्शन ए सीलेंट्रेटा, ऑप्शन बी प्लेटेहेल्मिन्थीज, ऑप्शन सी एनिलेडा, ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। तो टीनिया और फैसियोला किस संघ के जंतु हैं। तो टीनिया और जो फैसियोला लिवर फ्लूक हैं वो प्लेटेहेल्मिन्थीज के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है। तो निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बर्मा। तो बताएं अगर हम बात करें रामायण का जो नृत्य है, रामायण का नृत्य निर्धारित करती है इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या थाईलैंड या फिर कौन, श्रीलंका या फिर बर्मा। तो ये जो निर्धारित करती है वो है थाईलैंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित हैं। तो कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो कल्पक्कम और तारापुर कहाँ पर स्थित हैं। तो कल्पक्कम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन दोनों स्थानों में भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये तारापुर महाराष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र है, यानी कि तारापुर जो है वो प्रथम परमाणु संयंत्र है। ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। अब कल्पक्कम जो है का वो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाइफ ऑफ पाई
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए रोहिंग्टन मिस्त्री, ऑप्शन बी इयान मॉर्टेल, ऑप्शन सी कार्ल शील्ड, ऑप्शन डी माइकल हॉलीबैक। तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं इयान मॉर्टेल। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 2002 में 2002 में इनके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? बुकर पुरस्कार। और किसके लिए? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लिए 2002 में इनके लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इयान मॉर्टेल के लिए। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर भारत का, ऑप्शन बी केरल का, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी तमिलनाडु का। तो कथक जो है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये जो है उत्तर भारत का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कथकली, तो कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। कथक, कथक और कली, कथक नहीं भैया, कथक कली कहे तो हो जाएगा केरल का। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं उत्तर भारत कथक, केरल कथकली, तमिलनाडु भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शक संवत पर, ऑप्शन बी हिजरी संवत, ऑप्शन सी ग्रोगेरियन कैलेंडर, ग्रोगेरियन कैलेंडर जो गा है भैया, ग्रोगेरियन कैलेंडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगर हम बात करें ये किस समय की बात है, तो कुषाण शासक कनिष्क प्रथम वंश का महानतम शासक था। इसके द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में इसका शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं केरल। तो कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी जल विवाद जो है वो किस किस के अंदर है? भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी एक अंतर अंतरराज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो हम बात करें तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों के बीच है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संत कनकदास को, ऑप्शन बी संत पुरंदरदास को, ऑप्शन सी संत त्यागराज को, ऑप्शन डी संत दीक्षितर को। तो बताएं कर्नाटक राज्य का यानी कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं? वो बताएं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो वो है ऑप्शन बी संत पुरंदरदास को कर्नाटक राज्य में कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह प्रसिद्ध संत कहा जाता है। अगर हम बात करें कर्नाटक की बात, ये इनके लिए आदि गुरु की भी संज्ञा दी गई है। 1484 में जन्मे, इनका जन्म कब हुआ था? पुरंदरदास श्रीनिवासन ने संगीत की शिक्षा पद्धति को नए आयाम दिए 1484 में। कब की बात है ये? 1484 में जन्मे कौन? पुरंदरदास, संत पुरंदरदास श्रीनिवास। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन प्रथम कन्नड़ कवियत्री हैं? तो कौन है कि जो प्रथम कन्नड़ कवियत्री हैं? ऑप्शन ए सांची होन्नम्मा, ऑप्शन बी कांति, ऑप्शन सी अक्कम अक्क महादेवी, ऑप्शन डी गंगा बिका। तो कौन प्रथम कन्नड़ कवियत्री है? तो ये हौसल राजा बल्लाल प्रथम के दरबार को सुशोभित करती थी। तो वो है कांति। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उस समय की बात करें तो हौसल राजा बल्लाल जो थे
उनके प्रथम दरबार को ये क्या करती थी, दरबार को सुशोभित करती थी, हौसल राजा बल्लाल प्रथम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो डोगरी भाषा निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी, कश्मीरी, उर्दू और बाल्टी बोली जाती हैं तथा लद्दाखी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। बिहार की बात करें तो बिहार में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी तथा मगधी भाषाएं बोली जाती हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है तथा असम में असमिया भाषा बोली जाती है। असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया भाषा और बिहार की बात करें तो इसमें मैथिली, बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगधी भाषाएं बोली जाती हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, बाल्टी तथा लद्दाखी भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इनके लिए क्या हुआ था, हॉकिंग को आइंस्टीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक महान भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है। किसके बाद? आइंस्टीन के बाद स्टीफन हॉकिंग को दुनिया का महान भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है। आइंस्टीन जर्मन स्विस भौतिक शास्त्री हैं जिन्हें उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। न्यूटन ने प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जी के जीएस से संबंधित 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।